कहानी है नाव में अकेली स्त्री। दुनिया कितनी छोटी है, इसका अंदाजा महाबलेश्वर में तब हुआ जब बारिश में भीगने से बचने के लिए दुकान की टिप्परों के नीचे शरण लेती रीटा को देखा। जयपुर में वह और रीटा एक ही ऑफिस में काम करते थे। आज काफी समय बाद पर्यटन स्थल की अनजान जगह पर रीटा से मिलना एक बड़ा इत्तेफाक और रोमांचकारी था। खुशी से बौराती सुनीता रीटा के गले लगते हुए बोली, कहाँ रही इतने दिन? कितना फोन लगाया तुझको, लगता ही नहीं था। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, इधर बहुत व्यस्त रही। बेटी रूही की शादी में अपना होश ही नहीं था। बड़ी खराब हो, बेटी की शादी में निमंत्रण तक नहीं भेजा। सुनीता की शिकायत पर वह मुस्कुरा दी। आप लोग बातें करो, मैं गर्मागर्म भुट्टे ले आता हूँ। सुनीता के पति खगेश ने भुट्टे के बहाने दोनों सहेलियों को अकेले छोड़ना बेहतर समझा। कितने दिन बाद मिले हैं, समझ नहीं आ रहा। कहाँ से बातें शुरू करूं? यहाँ कब तक हो और कैसे आई हो? आज ही निकलना है। मैं कैब का इंतजार कर रही हूँ। दरअसल यहाँ एक रिश्तेदार के पास आई थी। फंक्शन था। अकेले? सुनीता ने आश्चर्य से पूछा। और क्या, इनके पास समय कहाँ है? जब देखो बिजनेस। अब बेटे ने संभाल लिया है तो इन्हें कुछ आराम है। सुन ना रीटा, मेरे होटल चलते हैं, गप्पे मारेंगे। नहीं यार सुनीता, बिल्कुल समय नहीं है। कहते हुए वह मोबाइल पर अपने कैब की लोकेशन देखने लगी और हड़बड़ा कर बोली। कैब आ गई। रीटा मोबाइल से कैब वाले को अपनी लोकेशन बताने लगी। हाँ भैया, लोकेशन पर ही हूँ। हाँ हाँ, बस थोड़ा सा आगे आइए, मैं आपको देख रही हूँ। रीटा को अपने कैब ड्राइवर को दिशा निर्देश देते हुए सुनीता ने उसे अजीब नजरों से देखा। सुनीता की ओर देखे बगैर ही रीटा ने बैग में अपने मोबाइल को सरकाते हुए कहा, यहाँ की चाय ले जाना और स्ट्रॉबेरी भी। वैसे कहाँ कहाँ घूमी हो? छोटी सी तो जगह है, बरसात में तो लगता है हम बादलों में हैं। कहकर वह कैब की ओर देखने लगी। सुनीता उससे ढेर सारी बातें करना चाहती थी, पर दोनों सहेलियों के बीच वो कैब ड्राइवर किसी खलनायक सा आ गया। कैब ड्राइवर के आते ही रीटा उसके कंधे पर हाथ रखती हुई, चलो फिर मिलते हैं, कहकर चलती बनी। अरसे बाद मिलने पर क्या कैब छोड़ी नहीं जा सकती थी? यह क्षोभ मिलने की खुशी पर भारी पड़ गया। अरे तुम अकेली खड़ी हो, तुम्हारी सहेली कहाँ गई? दोनों हाथों में भुट्टा पकड़े खगेश पूछ रहे थे। चली गई, उसे कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। चलो तुम दोनों भुट्टे खा लो, कहते हुए खगेश ने उसे भुट्टा पकड़ाया। बारिश थम चुकी थी। खगेश आसपास के खूबसूरत नज़ारों में खो गए, पर सुनीता का व्यथित मन रीटा के उदासीन व्यवहार का आकलन करने में लगा हुआ था। संपर्क सूत्र का आदान प्रदान हुए बगैर कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, जैसे अनुत्तरित प्रश्न उसके पाले में डालकर यूं हड़बड़ी में निकल जाना उसे बड़ा अजीब लगा। लगा ही नहीं कभी दोनों में घनिष्ठता थी, न कुछ जानने की ललक, न बताने की उत्सुकता। रीटा का अतिऔपचारिक व्यवहार सुनीता को अच्छा नहीं लगा। जयपुर से दिल्ली शिफ्ट होने के बाद वह जब भी रीटा को फोन करती, वह पूरे उत्साह के साथ अपने सुख दुख उससे साझा करती। फोन पर लंबी लंबी बेतकल्लुफ बातचीत में जहां सुनीता दिल्ली जैसी नई जगह पर मन न लगने का रोना रोती, वहीं रीटा अपनी नौकरी की व्यस्तता की भागादौड़ी के बारे में बताती। रिटायरमेंट का समय नजदीक आने पर लोग जहां भविष्य की चिंता में डूबते हैं, वहीं रीटा खुश थी कि रिटायरमेंट के बाद खूब आराम करेगी। रिटायरमेंट के पलों को सुकून से जिएगी और अपने पति अनूप के साथ खूब घूमेगी। इधर कुछ सालों से रीटा से उसका संपर्क टूट गया। जो नंबर उसके पास था, उससे उसका फोन नहीं लगता था। सुनीता को पुराने दिन याद आए। उसके और रीटा के बीच कितनी अच्छी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे के सुख दुख की साझीदार थीं। जब खगेश का ट्रांसफर दिल्ली हुआ, तो वह बहुत दुखी हुई। उस वक्त रीटा ने उसे समझाया, परिस्थितियोंवश हमें कोई निर्णय लेना हो, तो उसके पीछे खुश होने के कारण ढूंढ लेने चाहिए। अब देखो ना, अनूप मेरे घर में खाली बैठने के खिलाफ है। उनका मानना है कि काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं किया जाता, काम करने से क्रियाशीलता बनी रहती है। अनूप औरत की आज़ादी के पक्ष में है। क्या इतना मेरे लिए काफ़ी नहीं? उनकी सकारात्मक सोच के चलते मैं अलवर से जयपुर अप डाउन कर पाती हूँ। मैं खुश हूँ कि अनूप खुले विचारों के है। वहीं दूसरी ओर तुझे नौकरी छोड़नी पड़ रही है, क्योंकि खगेश को दूसरे शहर में तबादले पर जाना है। इस समझौते के पीछे सकारात्मक सोच यह होनी चाहिए कि खगेश और तुम्हें टुकड़ों टुकड़ों में जीवन जीने को नहीं मिलेगा।
तुम कुछ भी कहो, मैं तो खालिस समझौता ही कहूंगी। 1 मिनट को मेरी बात छोड़ दो। उधर अनूप क्या चाहते हैं? ये भी छोड़ दो, बस दिल से कहो, अपने लिए तुम्हारा अपना मन क्या कहता है? सुनीता की बात सुनकर रीटा फीकी हंसी हंसकर बोली, इस भागदौड़ में क्या रखा है? कहने को आजाद हूँ। अनूप जैसी खुली विस्तृत सोच वाला पति मिला है। फिर भी जीवन आसान कहाँ है? 60-65 किलोमीटर रोज के आने जाने में कब दिन शुरू होता है कब खत्म कुछ पता ही नहीं चलता। कभी कभी मन में कसक उठती है कि कब वो दिन आएगा जब मैं रिटायरमेंट के बाद उन्मुक्त जीवन जीऊंगी, चिड़ियों की चहचहाहट सुनूंगी, चाय के कप से धीमे धीमे चुस्कियां भरूंगी, बरसती बूंदों की टप टप सुनूंगी, अपने जान पहचान के लोगों से संपर्क बढ़ाऊंगी, कुछ छूटा हुआ समेटूंगी, कुछ बेवजह यूं ही छोड़ दूंगी। ऐसे में जब बच्चे हायर स्टडीज के लिए बाहर है, अनूप के साथ बिना प्लानिंग कहीं निकल जाऊंगी, एक दूसरे का अकेलापन दूर करते हुए सुकून से जीऊंगी। अनूप का बस चले तो रिटायरमेंट के बाद भी मुझे व्यस्त रखें, जबकि मैं सुकून चाहती हूँ। अब तो उस दिन का इंतजार है जब मेरा फेयरवेल होगा। कहकर रीटा अपने फुर्सत वाले दिनों की कल्पना में डूब गई। क्या हुआ? तुम इतनी चुप चुप सी क्यों हो? खगेश के टोकने पर मन का पंछी अतीत से वर्तमान में फुदक कर आ गया। थकान सी हो रही है खगेश, होटल चलकर आराम करते हैं। सुनीता के कहने पर खगेश उसके साथ वापस होटल में आ गए। रात को डिनर के लिए डाइनिंग एरूही की ओर जाते समय सहसा ही खगेश के मुंह से निकला, अरे आज तो वाकई इत्तेफाक का दिन है। खगेश के इशारे पर सुनीता की नजरें उठीं, तो बुरी तरह चौंक गई। कॉरिडोर में रीटा अपने रूम का लॉक खोलती दिखी। पीठ उनकी तरफ होने से रीटा सुनीता और खगेश को देख नहीं पाई। खगेश उसकी बेचैनी देखकर बोले, अगर तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें अवॉइड कर रही है, तो समझदारी इसी में है कि तुम उनकी भावनाओं का ख्याल करते हुए उन्हें शर्मिंदा न करो। पर सुनीता को चैन कहाँ था। रात 9 बजे वह रीटा के कमरे का दरवाजा खटखटा आई। दरवाजा खुलते ही शर्मिंदगी और हड़बड़ाहट भरे भाव लिए खड़ी रीटा को परे धकेलती वह बेधड़क अंदर आ गई और नाराजगी भरे भाव में व्यंग्यात्मक स्वर में बोली, तू तो अपने रिश्तेदार के यहाँ आई है, वहाँ जगह नहीं होगी, तभी शायद होटल में रुकी है, वह भी उस होटल में जिसमें हम ठहरे हैं। शायद वे, तू तो आज निकलने वाली थी ना, तू क्या लेगी? चाय बनाऊं? रीटा के कहने पर सुनीता उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, इतने दिनों बाद मुझसे मिली है, क्या मन नहीं करता बातें करने का? जान सकती हूँ वजह क्या है मुझे अवॉइड करने की? वह सक पकाते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है यार, क्यों अवॉइड करूंगी तुझे? रिश्तेदार से मिलने जरूर आई थी, पर रुकी होटल में हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यह सुनकर 2 पल के लिए सुनीता रीटा को घूरती रही, फिर सहसा ही उसका हाथ पकड़कर बोली, क्या हुआ है तुझे? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। सच बता, अकेले आई है क्या? हाँ बिल्कुल। बच्चे और पति कहाँ है? बताया तो, बेटी रूही की शादी हो गई और बेटा रोनित एमबीए करके फैमिली बिजनेस में है। और पति अनूप? बिल्कुल बढ़िया है अनूप। उसके बाद कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई, एक अनावश्यक सी चुप्पी। सुनीता उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगी। दोपहर बाद की चंद पलों की मुलाकात में वह हंसी तो थी, पर उसकी हंसी आंखों तक नहीं पहुंची थी। अजीब सी गंभीरता, मुरझाया चेहरा और सूखी भावहीन आंखें। औपचारिकता में लिपट रूखा सूखा व्यवहार देखकर वह फुसफुसाए, चेहरा कैसा मुरझा गया है? कहाँ गया तेरा सुकून वाला फंडा? मैं समझती हूँ कि एक बार काम करने की आदत पड़ जाए ना, तो घर बैठना बिल्कुल नहीं सुहाता। अनूप जी अपने बिजनेस में व्यस्त होंगे और तू खालीपन सा महसूस करती होगी। यह सब सुनकर रीटा मुस्कराती रही। उसे ध्यान से देखकर सुनीता बोली, मत मुस्करा इतना, कुछ चल रहा है तेरे दिल में तो बता दे। इतना सुन मुस्कराती रीटा के भीतर जमा दर्द सखी के स्नेह स्पर्श से झरझर आंसू से छलकने लगे। सुनीता उसे रोते देख हैरान रह गई, फिर बिना पूछे ही उसे सीने से लगा लिया। आगे की कहानी देखिए अगले भाग में। प्लीज लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।